दरख्वास्त है कि सब लोग अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखें ताकि हम अपने अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ सकें। मैं अपने अगले प्रोग्राम का तारुफ नहीं करवाऊंगा, उसके बजाय मैं अपने अगले प्रोग्राम के मेज़बान को दावत दूंगा कि वो आएं और आकर प्रोग्राम का तारुफ करवाएं। जनाब अहमद शाह साहब। अहमद शाह साहब स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। लकी, यू नॉट दैट लकी। अनवर भाई ने बहुत सोचा और फिर अपने लेफ्ट में मुझे रख लिया है। अल्लाह खैर करे। ये आ, आज हमारा सेशन है मेरी मर्जी, और मुझे सबसे मुश्किल काम दिया गया है। हालांकि अभी तक लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं भी अनवर मकसूद को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है। तो ये, लेकिन चूंकि मेरा नाम है तो मैं आ गया। मैं तो आपकी तरह इन्हें सुनने आया हूँ, और आप सब भी उतना ही जानते हैं जितना मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे ये एक प्रिविलेज है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग शेल अनवर भाई ने अपनी ज़ाती शख्सियत के इर्द जो कायम किया हुआ है, उसके अंदर उनके करीबी दोस्त ही दाखिल हो सकते हैं। तो मेरा ये है कि मैं इनसे मिलता भी हूँ और इनसे एक मेरा ऐसा ताल्लुक़ है जो बेतकल्लुफ़ाना भी है, सारे अदब और आदाब के साथ। अनवर साहब ने बेशुमार ड्रामे लिखे, इज़ अ शोमैन, सटायरिस्ट हैं, ह्यूमरिस्ट हैं, और सबसे पहले ये पेंटर हैं। ही स्टार्टेड लाइक और कोई 55 में, बचपन में इनकी मुसव्वरी की नुमाइश हुई जो सारी की सारी बिक गई, और अभी भी इनका ज़्यादा शौक़ जो है वो तस्वीरें बनाना है, और जी चाहता है उनका लिखने के लिए। तो ड्रामे लिखे, कोई 50 साल से ज़्यादा पीटीवी के लिए लिखा, 50-50 और स्टूडियो 2.5, स्टूडियो 2.25, सितारा और मेरे नशा, आंगन टेढ़ा, हाफ प्लेट, 50 और प्लेस। फिर मेरी ये खुशकिस्मती है कि मेरी दरख्वास्त पे थिएटर में फिर जो दो ऐसे लोगों को इंट्रोड्यूस कराया अनवर साहब ने, मोइन अख्तर साहब को और बुशरा अंसारी को, उनको ग्रूम किया, पॉलिश किया और उनको वो बनाया जो वो नहीं थे, और इसी तरह 20 और लोगों को भी। और फिर बहुत उदास थे, परेशान थे मोइन के इंतकाल के बाद, क्योंकि आखिर में लूज टॉक में इनका ज़्यादा सैकड़ों प्रोग्राम जो हुए वो मोइन अख्तर के साथ हुए। तो मैंने दरख्वास्त की कि आप थिएटर के लिए लिखें, क्योंकि थिएटर बहुत उजाड़ है और हमारे यहाँ प्ले राइट हैं नहीं, और थिएटर खाली पड़े रहते हैं। पाकिस्तान में थिएटर की तो कोई रिवायत कोई ऐसी मजबूती से कभी जमी हुई भी नहीं थी, लेकिन चंद लोग थे, जैसे इनके उस्ताद ख्वाजा मोइनुद्दीन जो स्कूल में इनको पढ़ाया उन्होंने, फिर कमाल भाई कमाल अहमद रिजवी थे, लाहौर में रफ़ी पीर थे, या इम्तियाज़ अली ताज ने 1-2 ड्रामे लिखे, वरना थिएटर की रिवायत उर्दू में कोई इतनी मजबूत नहीं है। तो फिर मैंने इनसे दरख्वास्त की, तो फिर आप सब ने, मोस्टली लोगों ने देखे होंगे, 14 अगस्त, 14 अगस्त, धरना, आजकल फिर वही धरने जैसे हालात हैं जो उस वक्त थे। तो मैंने काफ़ी टाइम ले लिया अनवर भाई। तो मैं चाहता हूं कि आप सब अनवर मकसूद साहब का ऐसे इस्तकबाल करें जैसे आप अपने सबसे बड़े शोमैन का करना चाहिए। शुक्रिया खान साहब। शाह साहब जो हैं मेरे दोस्त भी हैं, और शाह साहब ने मुझे आदत डलवाई कि अदबी कॉन्फ्रेंस में जाया करो, क्योंकि इब्तिदा उर्दू से हुई है, आर्ट काउंसिल से हुई है शुरू। बहुत काम किया शाह साहब ने। खैर चलिए अब बात करते हैं। मैं समझ रहा था कि मुझे क्लोजिंग करना है, मगर क्लोजिंग मुराद अली शाह साहब कर रहे हैं।
कराची अदबी फेस्टिवल में एक सेशन सदर मुमलिकत मोहतरम आरिफ अलवी साहब का था, एक सेशन वफाकी वज़ीर मोहतरम असद उमर का था, एक सेशन नून के पुराने वज़ीर मुफ्ता साहब का था। अगला सेशन आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार साहब का होगा और आखिर में सेशन जो है वो मुराद अली शाह साहब का है, चीफ मिनिस्टर सिंध। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि इन सब का ताल्लुक़ भी अदब से है, मुझे मालूम नहीं था। मुझे आज कुछ बोलने के लिए उन्वान दिया गया था, मेरी मर्जी। मेरी उम्र 82 साल है। 82 बरस की उम्र में जिस्म ही नहीं रहता तो मेरी मर्जी कैसे चले। सादत हसन मंटो का अफसाना था नया कानून, वो अफसाना था। आज नया कानून आ गया है, ये अफसाना नहीं हकीकत है। मंटो के अफसाने नया कानून में मंगो टांगा चलाता था। आज का नया कानून पढ़ के पढ़े लिखे लोग सोच रहे हैं कलम छोड़कर टांगा चलाने लगे। अब कानून के बारे में कहा था, उनकी सब सुनते हैं अपनी नहीं कह सकते कुछ, उनकी सब सुनते हैं अपनी नहीं कह सकते कुछ, क्या कयामत है ज़बां कट गई और कान रहे। एक तरफ तो हुकूमत महाजरों के हाथ जोड़ रही है, अदम एतमाद को फेल करवाएं, दूसरी तरफ पीका ले आई। पीका का ताल्लुक सिर्फ पान से है, बगैर पान के पीका की कोई हैसियत नहीं है। नब्बे दिन कोविड ने मुझे पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया था। कोविड के बगैर भी यहाँ सांस लेना दुश्वार था, मगर इस बीमारी ने सांस को गोद ले लिया था। 17 दिन ऑक्सीजन पर रहा, तकरीबन 70 दिन ऊपर टंगी हुई पानी की बोतलों पर। दूसरी हर किस्म की बोतलों को डॉक्टर ने मुझसे दूर रखने के लिए कहा। दाग दहलवी का 200 बरस पुराना शेर जो उन्होंने वेंटिलेटर पर लिखा था, जबकि उस ज़माने में वेंटिलेटर नहीं था, मुझे याद आ गया। देख लेने को तेरे सांस लगा रखा है, सांस लगा रखा है, ये वेंटिलेटर है। देख लेने को तेरे सांस लगा रखा है, वरना बीमारे गमे हिज्र में क्या रखा है। कमरे में कोई नहीं आता था, मैं अकेला था। मशीनें लगी हुई थीं, बेगम और बच्चे दरवाजे के बाहर से देखते थे। जानिसार की एक नज़्म मुझे याद आई, मत रोको इन्हें पास आने दो, ये मुझसे मिलने आए हैं। मैं खुद न जिन्हें पहचान सकूं, कुछ इतने धुंधले साए हैं। दो पांव बने हरियाली पर, एक तितली बैठी डाली पर, कुछ जगमग जुगनू जंगल से, कुछ झूमते हाथी बादल से, कुछ चांद चमकते गालों के, कुछ भौरे काले बालों के, कुछ नाजुक शिकने आंचल की, कुछ नर्म लकीरें काजल की, एक खोई कड़ी अफसानों की, दो आंखें रोशनदानों की, एक सुर्ख दुलाई गोट लगी, क्या जाने कब की चोट लगी। मत रोको इन्हें पास आने दो, ये मुझसे मिलने आए हैं। एक छल्ला फीकी रंगत का, एक लॉकेट दिल की सूरत का, रुमाल कई रेशम से कड़े, वो खत जो कभी मैंने न पढ़े। कुछ शेर पुरानी गज़लों के, उन्वान अधूरी नज़मों के, टूटी हुई एक अशकों की लड़ी, एक खुश कलम एक बंद घड़ी। कुछ साथी छूटे छूटे से, कुछ रिश्ते टूटे टूटे से, कुछ बिगड़ी बिगड़ी तस्वीरें, कुछ धुंधली धुंधली तहरीरें। मत रोको इन्हें पास आने दो, ये मुझसे मिलने आए हैं। बस यूँ समझ लें, कोविड ने मेरा जुलूस निकाल दिया था। जुलूस के असली मानी हैं बादशाहों या अमीरों की सवारी। आज बग़ैर कोविड के बिलावल भुट्टो सिंध से जुलूस निकालकर इंसाफ का तख्ता उलटने निकल पड़े हैं।
शाह महमूद कुरैशी अली जैदी जुलूस निकालकर मोहम्मद बिन कासिम बन गए, सिंध पर चढ़ाई कर रहे हैं। अली जैदी ने कहा, जिन लोगों को इस्लामाबाद अपने काम से जाना था वो बिलावल के जुलूसी गाड़ियों में बैठ गए और किराया बचा लिया। MQM किसी जुलूस में शामिल नहीं है क्योंकि तकरीबन उनका भी जुलूस निकल चुका है। सोच रही है मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं, मैं किधर जाऊं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हमारे साथ लोग तब्दीली की वजह से आए हैं। कुरैशी साहब, तब्दीली तो 3 साल पहले आ चुकी है, क्या ये फिर तब्दीली चाहते हैं? फिर कुरैशी साहब ने कहा, नहीं अनवर, सिंध में तब्दीली चाहते हैं। साहब, सिंध में तब्दीली के लिए तहरीक इंसाफ को पहले भुट्टो को मारना होगा। जब तक भुट्टो जिंदा है सिंध में तब्दीली नहीं आ सकती। थर में बच्चे मर रहे हैं, मरने से पहले वो अपनी माँ से कहते हैं, जिए भुट्टो, फिर मर जाते हैं। तहरीक इंसाफ को तब्दीली लाने के लिए भुट्टो के नाम को इस्तेमाल करना होगा। भुट्टो जैसा सिंध को रोशन देखना चाहता था, हम भी सिंध को उतना ही रोशन देखना चाहते हैं। हर तकरीर में आपको कहना पड़ेगा, सिंध के लिए हमारे सारे मंसूबे बेनज़ीर हैं और जब मुकम्मल हो जाएंगे तो सिंधियों को नुसरत मिलेगी। हमें उम्मीद है सिंध पर मुर्तज़ा अली का करम होगा। हम वज़ारत सस्सी पलेजों की जगह सस्सी पुन्नों को देंगे। आपकी हर मुराद इंशाअल्लाह अली पूरी करेगा। राग बिलावल हमारा कौमी राग होगा। गवर्नर इस्माइल के नाम के साथ भुट्टो लगाना पड़ेगा, इमरान इस्माइल भुट्टो। आप आराम से ऐसा कर सकते हैं। जब बिलावल अपने नाम के साथ भुट्टो लगा सकता है तो ये हक सिंध में सबको है। जैदी खुड़ो अली, जैदी साहब को भी नाम बदलना होगा। जैदी खुड़ो अली। सिंध के छोटे शहरों और गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वो सिर्फ नाम सुनकर वोट देते हैं और साथ देते हैं। जब वो सुनेंगे इमरान इस्माइल भुट्टो और जैदी खुड़ो अली तो इनकी तरफ हो जाएंगे। मार्च का महीना कुदरत ने सिर्फ फौज के लिए बनाया है, जिसे वो बड़े प्यार से क्विक मार्च कहते हैं। फौजी कभी नहीं चाहेंगे कि उनके अलावा इस महीने में इस्लामाबाद में कोई और मार्च करे। मार्च में बिलावल मार्च, फजलुर रहमान मार्च, मरियम या शहबाज मार्च, बलोची मार्च, औरत मार्च। मार्च में पिंडी में टेस्ट मैच हो रहा है, एम्पायर की उंगली किसी वक्त भी उठ सकती है। फौज ने मार्च शुरू कर दी तो फिर क्या होगा? फवाद चौधरी और शेख रशीद ने कहा, हमारी हुकूमत और आर्मी एक पेज पर है। शायद इन दोनों को पता नहीं, दूसरे पेज पे नेवी है। ये बातें जो मैं कह रहा हूँ ये कोई ख़बर नहीं है, वरना झूठी खबर सुनाकर मैं 5 साल के लिए जेल जा सकता था। ये सारी बातें मेरा दिल कह रहा है, और बकौल फराज दिल की क्या बात करें, दिल तो है नादा जाना। सुनाऊंगा कुछ। अब 1 घंटे का सेशन रख दिया है तो हाँ बेटा, नौ नवंबर
अल्लामा इकबाल की पैदाइश का दिन था। दुबई एक्सपो के पाकिस्तान पवेलियन में मुझे इकबाल पर बात करने के लिए बुला लिया गया। इकबाल से मेरी ख़त व किताबत है। मैंने उनके इस प्रोग्राम की इत्तला दी। अल्लामा का ख़त मेरे पास आया। उसके जवाब में, अनवर मकसूद, बहुत दिनों बाद तुम्हारा ख़त आया, जानकर खुशी हुई तुम अभी हो। दुख हुआ कि तुम इकबाल डे के सिलसिले में दुबई जा रहे हो। कितनी बार कह चुका हूँ इकबाल डे की तकरीब में ना जाया करो। इकबाल दुबई में क्या कहोगे? इकबाल का दुबई से क्या वास्ता? इकबाल को तो ना दिरहम की आरजू थी और ना उसको सोना नसीब हुआ। यहाँ सोने का ताल्लुक नींद से नहीं है। न इकबाल की दुबई में कोई जायदाद, जबकि मेरा ताल्लुक भी मुस्लिम लीग से था। न मेरा कोविड टेस्ट। इमारात के जहाज़ में इकबाल को दुबई कैसे ले जाओगे? शाहीन से दुबई जा सकता था, मगर दुबई एयरपोर्ट पर शाहीन के अंदर से चरस निकली। अब नशे की हालत में शाहीन उड़ भी नहीं सकता। मेरी बात मानो, जिस इदारे में तुम काम करते हो ARY, उसके सरबराह हैं हाजी इकबाल। तो 50 साल से दुबई में रहते हैं। तुम मेरे बजाय एक्सपो में हाजी इकबाल डे मना लेना। हाजी इकबाल नफीस इंसान है, सारा दुबई उनको जानता है, और सबसे बड़ी बात, हाजी इकबाल दुबई वालों की समझ में भी आ जाएंगे। अगर वो राज़ी ना हुए तो फिर तुम इकबाल बानो डे मना लेना। वो भी नवंबर में पैदा हुई थी, मुझसे 2 दिन बड़ी थी। दुबई के हर घर से तुम्हें इकबाल बानो की गज़लें, नज़में और गीत मिल जाएंगे। मेरी शायरी किसी घर से नहीं मिलेगी। मुझ पर बात करके तुम पशेमान होगे और अपनी ज़िंदगी से बहुत मुतमईन लोग परेशान होंगे। एक्सपो नुमाइश फ्यूचर की नुमाइश है, यानी हम देखेंगे। इकबाल बानो यहाँ भी जब मौका मिलता है हम देखेंगे गाने लगती हैं। पिछली इतवार ये फैज़ और फराज के साथ मेरे घर आई। खाने के बाद मैंने फरमाइश की, कुछ सुना दो। ताली बजा बजा कर शुरू हो गई, हम देखेंगे। फैज़ ने कहा, ये मत गाओ, ये नज़म ज़मीन पर मैंने अपने और तुम्हारे लिए लिखी थी। न तुम देख सकी न मैं देख सका, दोनों मर गए। ये शायरी यहाँ बेकार है। इकबाल बानो ने कहा, मैं समझी नहीं। फैज़ ने फराज से कहा, तुम समझा दो। फराज ने कहा, बानो, यहाँ न धरती के धड़ धड़ धड़कने की सदा आएगी, न बिजली के कड़कड़ कड़कने की सदा आएगी। यहाँ कपास भी नहीं उगती, तो रुई के गालों की तरह कोई उड़ भी नहीं सकता। यहाँ न तख्त है न ताज, फिर उछाले कैसे जाएंगे? फराज का इस तरह समझाना फैज़ को पसंद नहीं आया, वो उठ के चले गए। बात हो रही थी इकबाल डे की। अनवर मकसूद, मुझसे ऐसी कौन सी गलती सरजद हुई जिसको याद करके तुम इकबाल डे मनाते हो? मेरा कसूर सिर्फ इतना था, मैंने एक तकरीर में कहा था, हिंदुस्तान के मुसलमानों को हिंदुस्तान उनका हक नहीं देगा तो फिर मुसलमानों को अपनी रियासत अलग बनाना चाहिए। कायद ने मेरी बात मान ली। पाकिस्तान की करारदाद मंजूर होने से 2 साल पहले मैं मर गया, इस डर से नहीं कि करारदाद मंजूर ना हो जाए। अनवर, मैं थक गया था। तुम लोगों के लिए सब कुछ कायद ने किया। तुम्हें 14 अगस्त 1947 के दिन पाकिस्तान मिल गया, मगर 1 साल बाद कायद ने पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का बोरिया लपेटा और वो फिर मेरे पास आ गए। तुम लोग मुझे बड़ा शायर कहते हो। बड़े शायर तो पैदा होते रहते हैं। मीर के बाद बड़े शायर पैदा हुए, गालिब के बाद, मेरे बाद फैज़, फराज, मुनीर, राशिद, नासिर और हज़ारों। बड़ा लीडर पैदा होने में सदियां लग जाती हैं। तुम लोगों ने कायद को बहुत सहल जाना। मीर ने कहा था, मत सहल हमें जानू, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। तुम्हारे यहाँ हर सियासी जमात का लीडर कह रहा है, हम पाकिस्तान को कायद और इकबाल का पाकिस्तान बनाएंगे। उनसे पूछो 75 बरस से जिस पाकिस्तान में रह रहे हो, वो किसका पाकिस्तान था?
भूल जाओ हम दोनों को और बनाओ नया पाकिस्तान। मैं कसम खाता हूँ, पाकिस्तान मेरा ख्वाब नहीं था, पाकिस्तान मेरी आरज़ू था जिसे कायद ने पूरा किया। लैला मजनू, हीर रांझा, सोनी महिवाल, शीनी फरहाद, ससी पुन्नू, इश्क की सारी दास्तानें पढ़ चुका हूँ। मैं अगर किसी इश्क की दास्तान लिखता तो उसका नाम होता जिन्ना पाकिस्तान। जिन्ना को पाकिस्तान से इश्क था, मोहब्बत थी। अनवर मकसूद, मोहब्बत एक ऐसी बुनियाद है जिसमें कोई रखना नहीं पड़ता और सब बुनियादें अपनी जगह से हिल जाती हैं, ये कभी नहीं हिलती। कायद के पास राह तलब यानी पाकिस्तान हासिल करने की राह में कोई सामान नहीं था, सिर्फ इश्क का वसीला काम आया और कायद ने पाकिस्तान पा लिया। ये शायद पहली कहानी होगी जिसमें दोनों मिल गए। तुम लोगों ने 71 में कायद की मोहब्बत के टुकड़े कर दिए, खुदा की नेमतों से भरी हुई सरजमीन को दीवार गिरिया बना दिया। तुम मुझसे इकबाल डे का जिक्र कर रहे हो, मैं कायद की बात कर रहा हूँ। उसकी पाकिस्तान से मोहब्बत देखो, तुम लोगों को आज़ादी दिलवा दी। न मोहताज सुल्तान न मरूब सुल्तान, मोहब्बत है आज़ादी व बेनियाजी। शेर में बेनियाजी आ गया तो कुछ तुम्हारे न्याजी मियाँ का जिक्र कर लूँ। 3 साल से हुकूमत कर रहे हैं, मान लिया ईमानदार हैं। कायद भी ईमानदार थे, मुश्किल से 1 साल हुकूमत कर सके। फिर बेईमानों के दामन में पाकिस्तान को रख कर चले आए। ज़माना ईमानदारों का नहीं रहा। जो निज़ाम तुम्हारे यहाँ है वहाँ बेईमानी लीगल है। जिस तरह एक मछली सारे तालाब को गंदा कर सकती है, उसी तरह एक ईमानदार सारे मुल्क को बेईमान कर सकता है। 3 सालों में चंद बेईमान पकड़े गए, मगर अदालत उनके फैसले करने से डर रही है। सब अपना इलाज बाहर करवाना चाहते हैं, सब बच्चों को बाहर पढ़ाना चाहते हैं, सबको बड़ी गाड़ियों का शौक़ है। गलत फैसलों के बगैर ये शौक़ पूरे नहीं हो सकते। 1000 बेईमान पकड़ लो, कुछ नहीं होगा। बेईमानी के मामले में तुम्हारी ज़मीन बहुत ज़रखेज़ है। 9 महीनों बाद ये मज़ीद 10,000 बेईमान पैदा कर देगी। इमरान को चाहिए बेईमानों की फ़िक्र करना छोड़ दें, उनका फ़ैसला तो यहाँ हो जाएगा। न्याजी को मईशत, तालीम और सेहत पर ध्यान देना चाहिए था। सरकारी अफसर पब्लिक सर्वेंट होते हैं, मगर तुम्हारे यहाँ सरकारी अफसर चाहे वो सिविल हों या फ़ौजी, पब्लिक को सर्वेंट समझते हैं और बर्ताव भी उसी तरह का करते हैं। दुबई की एक्सपो 20 आने वाले वक्त की नुमाइश है, इंसान के उरूज की नुमाइश है। मैं इंसान के उरूज और आसमानों की बात अपनी शायरी में कर चुका हूँ। काश पाकिस्तान के स्टॉल में मेरे 3-4 शेर लिखकर ये लोग दीवारों पर लगा देते। उरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए। यही इस नुमाइश का मकसद है। शायद कि ज़मीं है ये किसी और जहाँ की, तू जिसको समझता है फलक अपने जहाँ का। तारों की फ़िज़ा है बेकराना, तू भी ये मुकाम आरज़ू कर। या सिर्फ एक मिसरा लिख देते, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। कायद की सरज़मीन का हाल सुनकर मेरे सीने में दाग जलता रहता है। लाला के फूलों के चमन में भी इस तरह कोई जला नहीं होगा। मेरे बेकरार दिल का न वहाँ कोई इलाज था न यहाँ है। ज़ुबूर अजम मेरे फ़ारसी कलाम की किताब है जो एक दुआ से शुरू होती है। उसका एक शेर है जिसका मतलब तुम्हें समझा रहा हूँ। ऐ खुदा, अपने इस बंदे को जो दूसरों के सहारे नहीं जिया, तू मुझे दिल की गहराई और इखलास से निकली हुई वो अता कर जो सहर के मानिंद हो, जो मेरे अंदर की जुल्मत को नूर में बदल दे। तुम भी ये दुआ मांग लिया करो। एक ये फर्जी इंटरव्यू है मेरा, और मैं एयरवाई में हूँ, डायरेक्टर बोर्ड पे हूँ, मगर वो भी इसको रिकॉर्ड करने के लिए तैयार नहीं है। कह रहे अभी रुक जाए। ये एक फर्जी इंटरव्यू है। सर, आप चाह रहे हैं पाकिस्तान रियासत मदीना बन जाए? जी, ये मेरा मिशन है जी। आप खुद को टॉम क्रूज समझते हैं? क्या मतलब? मिशन इम्पॉसिबल।
मेरे लिए लफ्ज़ इम्पॉसिबल कोई मानी नहीं रखता। रियासत मदीना तो बनाऊंगा। सर, आप खुद सिद्दीक हैं, सच्चे। आपके साथ उमर है मगर वो असद है। आपके साथ उस्मान है मगर वो बुज़दार है। आपके साथ अली है मगर वो जैदी हैं। सिद्दीक, उमर, उस्मान, अली, आप ये किन को किन से मिला रहे हैं? सर, मैं सिर्फ नामों की बात कर रहा हूँ। अगर अल्लाह ने आपकी बात सुन ली और रियासत मदीना जो आजकल है वो बना दी तो शेख रशीद कुरैशी साहब और बहुत से मुतव्वे बन जाएंगे, खाकी जुब्बे पहने नज़र आएंगे। और ये मैं पुरानी रियासत मदीना की बात कर रहा हूँ जिसका कानून इंसाफ और सिर्फ इंसाफ पर था। सर, रियासत मदीना में 7-8 लोग थे, आपकी हुकूमत में 150 के करीब हैं। और जी इंसाफ होगा तो 7-8 ही रह जाएंगे। जब हम रियासत मदीना की बात कर रहे हैं तो हुजूर का नाम और उनका जिक्र सर बार बार आएगा। जी, उस नाम के बगैर तो रियासत मदीना कुछ भी नहीं। सर, हुजूर ने फरमाया था सबसे पहले उस्मान मेरे साथ जन्नत में होगा। जी, फरमाया था। तो आपने इसी वजह से उस्मान को पंजाब का चीफ मिनिस्टर बना दिया। जी, आप गनी को बुज़दार से क्यों मिला रहे हैं? तौबा करें। सर, हुजूर खुद इंसाफ करते थे, वहाँ कोई सुप्रीम कोर्ट या नैब नहीं थी। जी हाँ, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म करके खुद इंसाफ करें। और ये आप किस किस्म का सवाल कर रहे हैं? सर, रियासत मदीना की बात कर रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया था मैं आखिरी नबी हूँ, ख़ातिम, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। जी हाँ, हुजूर ने कहा था ये, मैं आखिरी नबी हूँ। तो सर, क्या आप भी ऐलान करेंगे मैं पाकिस्तान का आखिरी वज़ीर आज़म हूँ, मेरे बाद यहाँ कोई वज़ीर आज़म नहीं आएगा? कोई वज़ीर आज़म ना आए ऐसा कैसे हो सकता है? हुकूमत कौन करेगा? सर, फ़ौज करेगी। फ़ौज कब तक करेगी? सर, अबद तक। अनवर साहब, अबद तक फ़ौज हुकूमत कैसे कर सकती है? सर, अज़ल से तो कर रही है। सर, आप जावेद का मतलब जानते हैं? जी जी, अल्लामा इकबाल के बेटे थे। सर, जावेद का मतलब है हमेशा, दायम, सदा। हमारी फ़ौज के सरबराह का नाम भी जावेद है। वो जी, उनकी मुलाजमत तो दिसंबर में ख़त्म हो रही है। सर, फ़ौज तो ख़त्म नहीं हो रही है। मैं तो जी आपको एक पढ़ा लिखा आदमी समझता था अनवर भाई। सर, करप्शन के बजाय तालीम पर जोर दें। इस उम्र में शायद पढ़ लिख जाऊं। मेरी दुआएं अब भी आपके साथ हैं। आप रूस के दौरे पर जा रहे हैं। जी हाँ, हमारे पहले वज़ीर आज़म लियाक़त अली ख़ान पहले गैर मुल्की दौरे पर अमेरिका के बजाय रूस चले जाते तो आज हमारे हालात बहुत बेहतर होते। देखिए, भी सच्चे इंसान थे, उन्होंने सच्चे अमरीकी दावत कबूल कर ली। सर, सच्चा अमरीकी कहाँ से मिल गया? उनको ट्रू मैन ने बुलाया था। सर, आपको रशियन आती है? ओ जी, रशियन इशारों से समझ जाते हैं कौन क्या कह रहा है। सर, ये खाली दुबई में है। अच्छा जी, इजाज़त दें मुझे। खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अभी है टाइम। नहीं नहीं, आधा घंटे में पागल नहीं हूँ बिल्कुल। नहीं 14 मिनट हैं। अनवर भाई कुछ और चले, सुनाएं मैं तो जी। चले, मैं आपकी मर्जी पे एक चीज़ सुनाता हूँ। जब ये किताबें आपके घर में अगर हो तो बिला वजह कुछ पड़ोसनें आ जाती हैं और देखती हैं किताबों को। ये किताबें देते हैं हमको, शायरी किताबें देते हैं, बहुत शौक़ है शायरी का हमको। और खुश शक्ल पड़ोसन हो तो सब किताबें दे देते हैं।
इसी तरह आपने नाम सुना होगा राजा मेहंदी अली खां का। वो मुझे उनके फिल्मी गाने बहुत पसंद थे। सपनों में अगर मेरे तुम आओ तो सो जाऊं, जब जब तुम्हें भुलाया तुम और याद आए, लग जा गले से फिर ये मुलाकात हो, आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, मैंने रंग लिया आज चुनरिया सजना तोरे रंग में। ये सारे गाने उनके लिखे हुए हैं। कोविड के ज़माने में मैंने उनकी किताब पढ़ी, वो मज़ाहिया शायर भी थे। तो एक तो उनकी है नज़्म कि जब हमारे यहाँ एक ही दावत का इंतज़ार सब करते हैं, पूरे ख़ानदान, चाहे गरीब ख़ानदान हो चाहे अमीर हो, वो दावत होती है चहलम की, क्योंकि उसमें पूरे ख़ानदान को बुलाया जाता है बताने के लिए कितने लोग आए चहलम में, वरना ख़ानदान वालों को कोई पूछता नहीं है। अब चहलम में जब ख़ानदान वाले आती हैं औरतें, तो वो सब मरहूम को याद करती हैं और खाना भी खाती हैं, बोलती भी जाती हैं। तो उस पर एक नज़म लिखी थी इन्होंने, मेहंदी अली खां ने। अब जमीला के मियाँ मर गए थे, तो जमीला बहू थी घर की। जमीला अब उठो ना आंसू बहाओ, अभी नहीं वक्त रोने का दरिया बिछाओ, ये दुनिया है फ़ानी गया जाने वाला, वो रोने से वापस नहीं आने वाला। न बेकार में तुम दुहाई मचाओ, उठो सारे घर में सफाई कराओ। तू कर साफ कमरों के जाले जकिया, तू छत से बड़ा बांस उठा ला रजिया। जो फला मर्द आएंगे फलाएंगे, सुनाएंगे मरहूम के वो फसाने कि लब बोलने को दिए हैं खुदा ने। अब बातें हो रही हैं, दुल्हन ने उतारा न था सुर्ख जोड़ा कि दूल्हा ने दुनिया फ़ानी को छोड़ा। अरे बहुत खूबसूरत बहुत नेक था वो, हज़ारों जवानों में बस एक था वो। अभी दूसरी कहती है, अरे नमाज एक भी हरगिज़ ना उसने क़ज़ा की, शब व रोज़ करता इबादत खुदा की। अरे जिधर देखते हैं उधर गम ही गम है, करे उसका कितना भी मातम वो कम है। वो करे किस प्यार से मुझको कहता था खाला, बहुत था वो सीधा बहुत भोला भाला। जुदाई में उसकी हुआ दिल दीवाना कि लगता है अच्छा न पीना न खाना। अब खाना निकल गया, अब दस्तरखान निकल गया, अब दस्तरखान पे सब बैठी हुई हैं। रज़िया ज़रा गर्म चावल तो लाना, ज़किया ज़रा ठंडा पानी पिलाना। अरे बहुत खूबसूरत बहुत नेक था वो, हज़ारों जवानों में बस एक था वो। जमीला मुझे रोगनी नान देना, वो फिरनी उठाना वो पकवान देना। अरे जुदाई में उसकी हुआ दिल दीवाना कि लगता है अच्छा न पीना न खाना। मंगाना पुलाव ज़रा और खाला, बढ़ाना ज़रा कोरमे का प्याला। अरे जिधर देखते हैं उधर गम ही गम है, करे उसका जितना भी मातम वो कम है। वाह वाह। वो नन्ही के जर्दे में किशमिश है थोड़ी, बहुत देर से मांगती है निगोड़ी। अरे वो टुकड़ा जिगर का था आँखों का तारा, हमें अपनी औलाद से भी था प्यारा। पड़ा है पुलाव में घी डालडे का, खुदा तू ही हाफिज है मेरे गले का। अरे दुल्हन से कहो आह इतना न रोए, बेचारी बेकार में जान खोए। अरे बोटियाँ 3 सालन में तेरे, ये छिछड़ा लिखा था नसीबों में मेरे। अरे बहुत खूबसूरत बहुत नेक था वो, हज़ारों जवानों में बस एक था वो। दुल्हन घर में चूरन अगर है तो लाना, नहीं तो ज़रा खारी बोतल मंगाना। बहुत ही मज़ेदार था तेरा खाना, बढ़ाकर ज़रा हाथ मुझको उठाना। न कर बैन इतना न रो इतना प्यारी, हमारे कलेजे पे चलती है आरी। वाह 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 वाह। ये जो चहलम में होता है यही होता है, बिल्कुल भी सब बैठी रहती हैं। अब वो किताबें ले गई पड़ोसन उनकी, इन्हीं की, अब वो किताबें वापस लेके आई। कलाम हाली पे घी की थाली रखी रही थी माफ़ कीजिए। कलाम हाली पे घी की थाली रखी रही थी माफ़ कीजिए, फिर इस पे एक दिन दवात मेरी उलट गई थी माफ़ कीजिए। कलाम दाग आह कत्ते चूने के प्यारे दागों से भर गया है। कलाम दाग आह कत्ते चूने के प्यारे दागों से भर गया है।
और इसमें से एक हंसी गज़ल मैंने फाड़ ली थी, माफ़ कीजिए। कलाम गालिब पे गालिब आई थी मेरे बच्चों की बदतमीज़ी, वरक वरक हो के हर गज़ल उनमें बढ़ गई थी, माफ़ कीजिए। कलाम आज़ाद जिल से आज अपनी आज़ाद हो गया है कि इस पे नंदों में छीना झपटी सी हो गई थी, माफ़ कीजिए। कलाम आतिश बावर्ची खाने में ले गई थी मेरी पड़ोसन, सरे वरक पर हिसाब बनिए का लिख गई थी, माफ़ कीजिए। कलाम अकबर को मेरे असगर ने 4 आने में बेच डाला, ज़्यादा पैसे नहीं मिले चूँकि फट गई थी, माफ़ कीजिए। वो नक्शे फरियादी रूस चल दी कि रूस उसको पसंद आया, हमारे घर में बहुत तरक्की न कर सकी थी, माफ़ कीजिए। किताब राशिद तो काफ़ियों की तलाश में आज घर से चल दी, मैं क्या कहूँ, ये बहुत ही आज़ाद हो गई थी, माफ़ कीजिए। अब आखिर में मेरी मर्ज़ी की एक कुछ बात कहूँगा आपसे मैं। 200 बरस पहले हैदराबाद दक्कन में पहली साहिब दीवान शायरा महलका चंदा उर्दू की पहली शायरा थी। बहुत खुश शक्ल, बहुत ही महज़ब घराना, शरीफ लोग, मगर इस बच्ची को गाने और नाचने का शौक़ था और शायरी का शौक़ था, जो उनके घर वालों ने इजाज़त नहीं दी, तो वो भाग गई और फिर वो महाराजाओं के यहाँ, अमीरों के यहाँ, शहजादों के यहाँ साथ रही। मगर उसके बारे में जो कोई लिखा, लोगों ने, अच्छी शायरा थी, उर्दू के ख़मीर से वाकिफ़ थी, महज़्ज़ब और शरीफ घराने से ताल्लुक़ था, गाने और नाच का शौक़ था। जिस किसी ने चंदा के बारे में लिखा, उसे चंदा की हिस्ट्री से ज़्यादा चंदा की जोग्राफिया पर तवज्जो दी। फ़ारसी अरबी भी जानती थी, तारीख़ की किताबें और शायरी किताबें पढ़ती थी, घोड़ेसवारी का भी शौक़ था, बहुत से नवाब उसको चाहते थे। फिर मुख्तलिफ़ नवाबों और राजाओं की मुलाज़मत में रही, राजा राव संभा के साथ भी रही, उन्हीं की इनायत से चंदा का दीवान मुरत्तब हुआ। कम उम्री में शायरी, गाना, नाचना शुरू कर दिया था। घर वालों ने मना किया, भाग गई और कहा मेरी मर्ज़ी। ये राइट का स्पीकर बंद हो गया, जरा देख ले। चंदा का अपना एक कुतुब खाना भी था, सारा दिन हज़रत अली को याद करती रहती थी। नाच गाने की ज़िंदगी गुजारने के बाद भी उस ज़माने के तनकीद निगारों ने लिखा, चंदा की निजी ज़िंदगी पाकबाजी का नमूना थी। नमाज, रोज़ा और तिलावत कलाम अली की अक़ीदतमंद। चंदा की हर गज़ल के मक़ते में हज़रत अली का ज़िक्र ज़रूर आता था। माह रजब में जश्न हैदरी मनाती, 11 रबीउल अव्वल को अब्दुल क़ादिर जिलानी की न्याज भी एहतमाम से करती। हैदराबाद में जो भी बड़ा अदीब या शायर आता, वो चंदा का मेहमान ज़रूर होता। उसको मालूम ही नहीं होता कि वो एक तवाइफ का मेहमान है। चंदा ने शादी नहीं की, ज़िंदगी भर सोने चांदी में खेलती रही, ज़र जवाहिर बेदर लुटाती रही, फिर भी उसके ख़जाने कभी खाली नहीं हुए। चंदा की मौत के बाद चूँकि उसका कोई वारिस नहीं था, इसलिए तमाम जायदाद, जैसे बहुत सी इमारतें थीं, सरकार ने ज़ब्त कर लीं, जिसमें कुछ हिस्सा चंदा की कनीज़ों में तकसीम किया गया, जिनकी तादाद 100 के करीब थी। उसकी कनीज़ हसीन लका के हिस्से में जो जायदाद आई, वो एक इमारत थी जिसमें आजकल हैदराबाद दक्कन में नामपल्ली गर्ल्स स्कूल कायम है। नकद 1 करोड़ रुपया छोड़कर मरी थी। मैं टेलीविज़न के लिए महलका चंदा पर एक खेल लिख रहा हूँ। उसकी हर गज़ल में 5 शेर होते थे। किसी ने पूछा, हर गज़ल में 5 शेर क्यों? चंदा ने कहा, पंजतन पाक। अब जरा चंदा की शायरी सुनिए। हर मक्ते में तो अली का नाम आया है, मगर उनके 2-3 शेर हैं शुरू के। गुल के होने की तवक्को पे जिए बैठी है, गुल के होने की तवक्को पे जिए बैठी है, हर कली जान को मुट्ठी में लिए बैठी है। अगर दाम से अपने हमें आज़ाद करोगे, फिर किससे ये कुंजे कफस आबाद करोगे। अब चंदा की गज़लों के मक्ते। बहादू नामे आमाल चंदा बहरे जोशिश में, बहादू नामे आमाल चंदा बहरे जोशिश में, जो मेरी जुर्म बख्शी को अलीसा में फरोश आए, जो मेरी जुर्म बख्शी को अलीसा में फरोश आए। चंदा की ये
चंदा की है ये अर्ज के दोनों जहान में, अपनी तरफ ही रखियो मेरा बूतराब दिल। रोशन रखो जहां में मौला मिसाले महर, चंदा के मुंह से नूर को तुम दूर मत करो। यही अर्ज है मेरी मौला अली, तेरा हाथ चंदा के सर पर रहे। हर नुक्ते में हज़रत अली का जिक्र है। गुलशन नजफ में तेरे हाथ यार अली, चंदा सी अंदरी बे गज़ल खां की एहतियात है। गुलशन नजफ में तेरे हाथ या अली, चंदा सी अंदरी बे गज़ल खां की एहतियात। गर्मी वो होवे हुस्न में चंदा के या अली, जलवे को उसके देख के बस लौट जाए बर्क़। गंजे करम से बख्शिए मौला कुछ इस कदर, चंदा को हो न फिर किसी जरदार की तलाश। अनवर भाई कुछ सवाल लेंगे आप? 2-4 यहाँ से माइक है? नहीं, मैं बोलिए ऐसी, मैं अपनी तरफ से बताऊं। उन्होंने ये पूछा माइक है यहाँ? वो एक खातून पूछ रही हैं आप क्यों जिंदा हैं। जी अनवर भाई, आपको तो ये नहीं कहना चाहिए। अनवर भाई की एक नया आपका प्ले आ रहा है ईद के फौरन बाद, 14.5 अगस्त, उसके बारे में कुछ बताएंगे? पहले मैंने लिखा 14.25 अगस्त, फिर लिखा 14.25 अगस्त। फिर 14 अगस्त क्यों नहीं लिखा अनवर भाई? मैं 75 साल से 14 अगस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं अगर ज़िंदा रहा, मैं वादा करता हूँ कि जिस दिन 14 अगस्त आ गई, मैं 14 अगस्त पर लिख दूँगा। हम लोग आज़ाद तो हो गए थे, मगर हमने कदर नहीं की आज़ादी की। कायद-ए-आज़म ने तो हमें 14 अगस्त का दिन दिला दिया था, मगर उनको दूसरे दिन ही अंदाज़ा हो गया था कि ये नहीं है। फैज़ साहब ने तो 14 अगस्त पे लिख दी थी 1947 14 अगस्त, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका ये वो सहर तो नहीं। तो वो सहर आई नहीं अब तक हमारे पास। इंशाल्लाह आएगी ज़रूर, हम नहीं देखेंगे, मगर नौजवान जो इस मुल्क के हैं, चाहे लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, अल्लाह ने इतना दिमाग दिया है, इतना टैलेंट दिया है उनको कि ये ज़रूर 14 अगस्त देखेंगे। अनवर भाई 14.5 के बारे में कुछ बताएंगे? 14.5 अगस्त जो है, अभी तक गांधी नहीं आए थे। 14.5 अगस्त में गांधी और कायद-ए-आज़म हैं, इन पर किसी ने मुकदमा किया हुआ है कि हिंदुस्तान को इन दो आदमियों ने तोड़ा है, तोड़ के टुकड़े कर दिए हिंदुस्तान के। तो जिम्मेदार जिन्ना है या गांधी है। तो जज ने इन दोनों से कहा कि आप 4 जगह जा सकते हैं और मालूम करें जिम्मेदार आप है या गांधी है। जिन्ना से कहा कश्मीर जा सकते हैं आप, लाहौर जा सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं और लंदन। तो ये पहले जाते हैं कश्मीर, फिर लाहौर, फिर दिल्ली, और मुख्तलिफ बातें हैं, मगर और भी चीज़ें हैं इसमें, मगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्ले है ये। क्योंकि लोग समझ रहे थे जब मैं लिख रहा हूँ तो गांधी को मैं बिल्कुल ही गिरा दूंगा। गांधी बहुत बड़ा लीडर था। तो जब आखिरी लाइन जो है प्ले की, वो सुना दूंगा आपको मैं। जब प्ले ख़त्म होता है, गांधी बैठे हुए लंदन में, गांधी कहते हैं ये लिखा किसने है ड्रामा हमारे ऊपर? कायद कहते हैं वो कराची में है अनवर मकसूद, उसने लिखा है। कहते हैं एक शर्त लगाते हो? तो कायद कहते हैं क्या शर्त? कहते हैं शर्त लगाओ वो पैदा हिंदुस्तान में हुआ होगा। और गांधी को के धोती पहने हुए हैं और लाहौर में बैठे हुए हैं, तो मीनार पाकिस्तान पे मिलना था कायद को और गांधी को। तो मीनार पाकिस्तान पे धोती पहने बैठे हुए, लट लिए हुए, यूँ इस तरह चादर डाले हुए। तो एक प्रोस्टिट्यूट आती है हीरा मंडी से निकल के, वो गांधी को देखती है और कहती है उम्रा करके डायरेक्ट एयरपोर्ट से आ गए। अनवर मकसूद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।